देवी सजनों, आप सभी की करतल ध्वनि के बीच कृतज्ञता की गहरी भावना के साथ अति सम्मान पूर्वक स्वागत करते हैं आदरणीय श्री नितिन गडकरी जी का, हमारे माननीय केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री, अ मैन हु वॉक्स द टॉक और एक ऐसे आउट ऑफ बॉक्स थिंकर जिन्होंने भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को स्पीड, स्केल, सस्टेनेबिलिटी प्रदान कर रूपांतरित किया है, और एक ऐसे नेता हु इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑन कमिटमेंट, जो कहते हैं वो करते हैं और जब करते हैं तो इतिहास रचते हैं। आदरणीय श्री नितिन गडकरी जी का बहुत बहुत स्वागत। मेरी सहयोगी श्रीमती स्मिता वाघ, मेंबर ऑफ नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट आदरणीय राजेंद्र सिंह जी, डॉक्टर भास्कर चटर्जी, श्री राणा जी, श्री रविशंकर जी, श्री हरीश चंद्र जी, उपस्थित सभी मान्यवर और सभी भाई और बहनों, सबसे पहले मैं 12th नेशनल कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी समिट में आप सबको हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, शुभेच्छाएं देता हूं। ये एक ऐसा कानून है कि पिछले अनेक सालों से हमारे देश के सामाजिक आर्थिक चित्र बदलने में इसके कारण बहुत उपयोग हुआ है। हम जो समाज में पार्ट एंड पार्सल ऑफ द सोसाइटी है, तो समाज से जो हम कमाते हैं कुछ प्रमाण में हमने हमारे समाज को उसको लौटाना चाहिए। ये बेसिक प्रिंसिपल इस कानून का था। हमारे एक गीत था, चलो जलाए दीप वहाँ जहाँ अभी भी अंधेरा है। समाज के ऐसे अनेक सेक्टर्स हैं जहाँ हमारे समाज के ही भाई और बहनें सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, और हमारे पॉजिटिव प्रयासों के द्वारा हम उनके जीवन को बदल सकते हैं। और इसलिए स्वाभाविक रूप से मुझे ज़्यादा खुशी इसलिए है कि मैं पिछले 35-40 साल से सामाजिक क्षेत्र में ही ज़्यादातर काम करता हूँ। एक बात ज़रूर है कि इस कार्य को उतनी प्रसिद्धि, पब्लिसिटी और लोगों के नज़रों में जितने उड्डान पुल, टनल्स, ब्रिजेस या पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को मिलती है, उतना ये पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव वर्क को नहीं मिलती। सबसे पहले मुझे याद है कि इसमें कितने लोगों का जीवन बदला है। मैं मंत्री तो वैसे रोड ट्रांसपोर्ट का हूँ, पर मैं 80% काम रूरल, ग्रामीण क्षेत्र में काम करता हूँ, एग्रीकल्चर में काम करता हूँ। और मुझे इतना कोई उसमें विद्वान नहीं हूँ, पर मुझे 13 डिलीट्स मिली है, डॉक्टरेट्स मिली है, और उसमें से 6 डॉक्टरेट कृषि विज्ञान में मिली हुई है। और मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ वो नागपुर और विदर्भ जो है, वो उसका एक अलग इतिहास है कि पिछले अनेक सालों से हमारे यहाँ 10,000 किसानों ने आत्महत्या की है। और आत्महत्या का कारण यही है कि पानी की कमी। हमारे देश में उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल, इन सभी राज्यों में पानी के बारे में कोई समस्या नहीं है, क्योंकि यहाँ नदियों में पर्याप्त पानी है। पर हमारे क्षेत्र में पानी की समस्या गंभीर है, और इसलिए जो वाटर कंजर्वेशन में अनेक संस्थाओं के CSR मिलने के कारण मेरा भी एक NGO है, और हम पिछले 10 साल से काम कर रहे हैं। कंसेप्ट बहुत छोटा सा था कि दौड़ने वाले पानी को चलने के लिए लगाओ, चलने वाले पानी को रुकने के लिए लगाओ, और रुके हुए पानी को ज़मीन को पीने के लिए लगाओ। गांव का पानी गांव में, खेत का पानी खेत में, और घर का पानी घर में। अब ये छोटे से कंसेप्ट में मैं जब रोड मिनिस्ट्री का मंत्री बना, तो हमें रोड के लिए एग्रीगेट लगता है, मिट्टी लगती है। तो हमने नदी नालों का खोलीकरण, रुंदीकरण किया। जो तालाब थे, जो इरिगेशन के डैम थे, उसकी मिट्टी जो थी, जो एग्रीगेट था, वो बाहर निकाला और वो रोड में यूज़ किया। तो ये काम हमने फ्री ऑफ चार्ज करके दिया।
हमारे यहाँ पंजाबराव कृषि विद्यापीठ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी अकोला में है, वहाँ मैंने 36 तालाब बना के दिए। ऐसे 1000 तालाब बने। आप आश्चर्य देखिए कि इस यूनिवर्सिटी में 350 एकड़ ज़मीन जो पानी के नीचे थी, यह तालाब बनने के बाद वो 3500 एकड़ ज़मीन इरिगेशन में आई और आजू बाजू के 4-5 किलोमीटर में भी पानी आया और उसके कारण वहाँ के किसानों की आमदनी बढ़ी। अजिंठा ये बहुत प्रसिद्ध है, जगह प्रसिद्ध लेने केव्स है, और वहाँ बुल्ढाना से अजिंठा एक रोड था। वहाँ इतनी पानी की किल्लत थी कि 17,000 जो धनगर कम्युनिटी के लोग रहते थे, वो जब मार्च अप्रैल में आता था तो वहाँ छोड़कर, एरिया छोड़कर निकल जाते थे क्योंकि पानी नहीं था। वो बुल्ढाना से अजिंठा रोड हमने बनाया, मुझे बनाने का मौका मिला। पूरे नदी नालों का खोलीकरण, रुंदीकरण हुआ, लेक बने। अब 17,000 लोग माइग्रेट नहीं होते, वही रहते हैं। तो एक बात वैसे कम से कम 60-70 प्रोजेक्ट करने का अवसर मुझे मिला। तब मेरे ध्यान में आया कि ये पॉजिटिविटी के साथ, और ये सब काम इसलिए हो सका कि ये काम को देखकर धीरे धीरे अनेक संस्थाओं ने CSR में मदद की, जिसके कारण ये काम हो सका। और कुछ काम जो था वो NHI को मिट्टी लगती थी तो फ्री ऑफ चार्ज उन्होंने कर दिया। तो उसके कारण वहाँ का सोशियो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन बदल गया। ये बदल सकता है। मैं एक प्रकल्प चलाता हूँ जिसमें जो रेडीमेड गारमेंट बनते हैं उसकी कतरन आती है, उसके कारपेट बनाते हैं, और वो कारपेट जो है इतने सुंदर है कि मैं कोई किसी को प्रेजेंट देता हूँ, उसको पूछता हूँ आपको दिया है? हाँ, आपको भी दिया है। तो मैं पूछता हूँ इसकी कीमत कितनी है, तो कोई बोलता 5,000 रुपये, 10,000 रुपये। वो बनता है केवल 400 रुपये में और बेचते हम 500 रुपये में। तो वो 1500 महिलाएं प्रशिक्षित हुई और अब उनको अच्छा काम मिला, 15,000 रुपये महीना मिलता है। वो साड़ियाँ बनाने लगी। बहुत सी ऐसी बातें हैं कि हुनर है, पर शुरुआत में उनको कोई मदद की आवश्यकता होती है, और सामाजिक दायित्व और सामाजिक जिम्मेदारी के भाव से अगर संवेदनशीलता, सामाजिक संवेदनशीलता, सोशल सेंसिटिवनेस अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ निर्माण होता है, तो मुझे लगता है कि हम लोग थोड़ी बहुत मदद से इन लोगों के जीवन को बदल सकते हैं। चाहे एजुकेशन सेक्टर हो, चाहे हेल्थ सेक्टर हो, चाहे एग्रीकल्चर सेक्टर हो, यहाँ बहुत मदद करने की आवश्यकता है। और ये छोटे छोटे, इससे भी छोटा हुनर, छोटा स्किल डेवलप करके हम वहाँ की परिस्थितियाँ बदल सकते हैं। और इसलिए ये जो कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसके द्वारा जो काम हुआ है वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। एक तरफ कॉरपोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी और दूसरे तरफ सोशल वर्क की अकाउंटेबिलिटी, दोनों के साथ जो सामाजिक आर्थिक परिवर्तन हुआ है, इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण यानी ये नेशनल कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR का ये बहुत अच्छा उदाहरण हमारे देश में प्रस्तुत हुआ है। अभी भूटान के प्रधानमंत्री जी ने यूनो में एक भाषण दिया था, और वो भाषण ये था कि डोमेस्टिक हैप्पी ह्यूमन इंडेक्स, सूचकांक, और ये जो सूचकांक है इसमें शहरी क्षेत्र की अलग समस्या है, ग्रामीण क्षेत्र की अलग समस्या है। जल, जमीन, जंगल और जानवर पर आधारित अगर अच्छी टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाएगा तो वहाँ भी परिस्थिति बदल सकती है, और वहाँ के लोगों को शहरों में आने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं ग्रीन फ्यूल में 2004 से मिशनरी के रूप में काम करता हूँ और ट्रांसपोर्ट मंत्री भी हूँ। मेरी गाड़ी इनोवा टोयोटा वर्ल्ड की पहली गाड़ी है जो 100% बायो इथेनॉल पे चलती है, जो कॉर्न से, बोरकन राइस से, मोलाइसिस से, शुगर केन जूस से बनता है, और वो 100% इथेनॉल पर चलने वाली गाड़ी में मैं चलता हूँ। हाइड्रोजन की गाड़ी है मेरे पास। तो ये किसान तैयार करता है। अब आपको एक छोटा सा उदाहरण बता दूँ कि कॉर्न की कीमत 1200 रुपये क्विंटल थी। हमारे देश में अभी कॉर्न से इथेनॉल बनने की अनुमति मिली, अब कॉर्न की कीमत हो गई 2600 रुपये क्विंटल।
और ये कॉर्न की कीमत ज़्यादा होने और किसानों को अच्छे पैसे मिलने लगे तो पूरा यूपी, बिहार और पूरे देश में कॉर्न 4 गुना ज़्यादा लगा। अब मार्केट में 2400 रुपये क्विंटल कॉर्न की कीमत है। कॉर्न से इथेनॉल बन रहा है, जिसमें हमारा फॉसिल फ्यूल का इंपोर्ट 22 लाख करोड़ का है। अब 1 लाख करोड़ उसमें बच रहे हैं, इंपोर्ट कम हो रहा है। और ग्रीन फ्यूल जो है उसका पोल्यूशन 0 है। तो ये जो रूरल एग्रीकल्चर ट्राइबल क्षेत्र में जल, जमीन, जंगल और जानवर आधारित नई नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करके अगर हम लोग वहाँ कोई हुनर के साथ, कोई नई नई चीज़ों के साथ अनेक NGOs, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, इस प्रकार के कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो फंड मिलता है उससे अच्छा काम कर रहे हैं। स्किल डेवलपमेंट भी अच्छा काम कर रहे हैं और परिस्थिति बदल रही है। एक मैं अनुरोध करूंगा कि ये जो प्रोजेक्ट है जो हमारे CSR में हुए हैं उसका सोशो इकोनॉमिक ऑडिट भी करना चाहिए। बहुत कम पैसे में बहुत अच्छे परिणाम निकले हैं और इसमें हमारी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए ये भी तय करनी चाहिए। और निश्चित रूप से इसमें काम करने वाले जो लोग हैं उनका भी ग्रेडिंग करना चाहिए। ग्रेडिंग करने से क्या होगा कि जो काम कर रहे हैं उनका अच्छा काम जिन्होंने किया है उनको अगर प्राथमिकता मिलती है तो और बड़े प्रमाण पर यह सक्सेस स्टोरी बन सकती है। और इसलिए हमारे देश में ये काफ़ी बड़े प्रमाण पर ये काम बढ़ा हुआ है। जहाँ तक मेरी जानकारी है ऐसा एक्ट वर्ल्ड में नहीं है, पर बिल गेट एक बार जब इंडिया आए थे तो मुझे मिलने का मौका मिला उनसे। तो मैंने जब उनको कहा तो उन्होंने कहा कि मुझे जो प्रॉफिट मिलता है वो स्पेसिफिक मैंने कुछ कॉजेस के लिए देने का तय किया है। अब ऐसे बड़े प्रमाण पर लोग हैं कि वो कुछ करना चाहते हैं, ऐसे भी कुछ लोग हैं कि जो अच्छा काम करना चाहते हैं पर जिनके पास रिसोर्सेस नहीं है, और ऐसे भी लोग हैं जो करना चाहते भी एग्जैक्टली कहाँ करना ये उनके मन में थोड़ा सा संभ्रम है। ये तीनों स्टेक होल्डर्स के बीच में कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन एंड कम्युनिकेशन प्रस्तावित करना यही बहुत इम्पॉर्टेंट है और यही काम CSR टाइम्स के द्वारा होता है। तो मुझे लगता है कि ये आने वाले समय में ये इसकी व्याप्ति भी बढ़ रही है। इसमें अच्छे अच्छे काम करने वाले लोगों को आप रिकॉग्नाइज कर रहे, रिस्पेक्ट दे रहे, अवार्ड दे रहे, उनको भी शुभकामनाएं दूंगा। और इस एक्टिविटी को और बढ़ाने के लिए इसके बारे में थोड़ा सा क्वालिटेटिव ट्रांसफॉर्मेशन लाने के उद्देश्य से इसका ऑडिट करके हम रेटिंग करके अगर अच्छा काम करेंगे तो इसका बहुत अच्छा उपयोग होगा। मैं NHI में हम बहुत रोड बना रहे हैं हमारी DPR की क्वालिटी अच्छी नहीं होती, कॉन्ट्रैक्टर अच्छा काम नहीं करते। अभी हमने रेटिंग करना शुरू किया है। जो अच्छा काम करेगा उसको हम कुछ ना कुछ एडवांटेज देंगे और जो बुरा काम करेगा उसको सिस्टम से बाहर निकालेंगे। तो यहाँ भी क्वालिटी के आधार पर, गुणवत्ता के आधार पर अगर अच्छा रेटिंग होता है तो अच्छी संस्थाएं जो है वो आगे आएगी तो अच्छा काम होगा। बीच में अगर कोई ऐसी वैसी चीज़ कोई होंगे तो वो यहाँ से निकल जाएंगे ताकि इस सेक्टर की क्रेडिबिलिटी भी अबाधित रहे। मैं आपको आखिर में एक ही अनुरोध करूँगा कि CSR की व्याप्ति काफ़ी बड़ी है, पर विशेष रूप से रूरल एग्रीकल्चर ट्राइबल इस सेक्टर में जल, जमीन, जंगल और जानवर आधारित काम करने की खूब आवश्यकता है। मैं मेरे एक ट्रस्ट के द्वारा 2000 एकल विद्यालय चलाता हूँ नक्सलाइट बेल्ट में। तो वहाँ प्रॉब्लम यह है कि वहाँ के बच्चों की स्थिति बहुत ही ख़राब है। वहाँ एजुकेशन भी नहीं है और वहाँ के सिलेबस में अब यह है कि नाखून कैसे साफ करना, अखबार कैसे पढ़ना, यानी छोटी छोटी बातें उनको सिखाने का कोर्स है। और हमारे स्कूल में 20,000 बच्चे पढ़ते हैं। अब उन बच्चों को कुछ महिलाओं को लेकर हमने नागपुर लाया और एक महिला महाविद्यालय उनके हॉस्टल में रखा। तो 80 लड़कियां थी वहाँ से आई थी। आपको ताज्जुब होगा कि वो आदिवासी लड़कियां जो हमारी गढ़चिरौली के इंटीरियर से आई थी, उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर जो खेल थे उसमें प्रावीण्य मिलाया और उनको बहुत अच्छे अवार्ड मिले। पर उनको क्षमता है पर उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली थी। तो इसलिए जो और सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक रूप से और पिछड़े हुए हैं, जिनके पास अभी भी बहुत सी बातें से जो वंचित है, वो जो लास्ट मैन ऑफ द सोसाइटी है, उनके पास
परिणामकारक रूप से अगर हम जाएंगे और केवल हम सेवा तो करते रहें, पर सेवा से ज़्यादा उनके प्रशिक्षण और स्किल को डेवलप करके उनके अपने पैरों पर अगर खड़ा करते हैं तो फिर हमें ज़्यादा दिन उसके लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती। और इसलिए मैं आज के इस आपके समिट को बहुत बहुत शुभकामनाएं और शुभेच्छाएं देता हूं, और ये कार्य ऐसा ही बढ़ता रहेगा और देश के सोशियो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन में ये CSR एक्टिविटीज़ निश्चित रूप से आज भी बहुत बड़ा योगदान देती रही है, आगे भी देगी। इस विश्वास के साथ आपको सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं। नमस्कार।